अक्सर ये देखा है कि हम अपने अल्फाजों के चुनाव में इतने जालिम होते हैं कि हमें ये बात नहीं पता चलती कि आगे जो सामने बैठे उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ये आम हमारा रवैया है, चाहे हम नॉर्मल लोगों के साथ करें या दायरा अब हम कहेंगे एबनॉर्मल, तो वो एबनॉर्मल नहीं है, वो डिफरेंट है थोड़े से हमसे। तो लिहाजा हमें अपने अल्फाज के चुनाव के ऊपर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब हम ये समझते हैं कि इस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा समझे जाने वाली जुबान है वो एक्सप्रेशन है। जस्ट एब नॉर्मल कुछ नहीं होता, वो अबव नॉर्मल होता है। इनको इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड कहते हैं। हम डेफ एंड डम्ब नहीं कहते हैं, हम डेफ एंड म्यूट कहते हैं। डम्ब का मतलब बेवकूफ होता है, डेफ बेवकूफ नहीं होता है। डेफ जो है वो बोल नहीं सकते, और वो इसलिए बोल नहीं सकते जैसे मैं और आप चाइनीज नहीं बोल सकते क्योंकि मैं और आप चाइनीज सुनते ही नहीं है। वैसे जैसे वो जब सुन नहीं रहे होते तो वो बोल नहीं रहे होते। ये बात समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सब सुन नहीं रहे तो बोल क्यों नहीं रहे। तो ये बहुत आसान है कि मैं और आप जर्मन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सुन नहीं रहे। हम फ्रेंच नहीं बोल सकते, हम सुन नहीं रहे। इसी तरह से वो बच्चे वो लफ्ज नहीं सुन रहे जो उनके अराउंड बोले जा रहे हैं, तो वो डेफ एंड म्यूट होते हैं। हम ब्लाइंड नहीं कहते, हम कहते हैं विजुअली चैलेंज्ड है। इस तरह से बहुत से टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं जिससे हम उनको रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं कि उनको एक चैलेंज दिया हुआ अल्लाह ने, और उस चैलेंज को समझना हमारा काम है। जैसे हम बेचारे का लफ्ज उर्दू में बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, बेचारा ये बेचारा वो। बेसिकली सोचने की बात यह कि बेचारे तो हम हैं कि हम सब सलाहियतें होते हुए उनको नहीं समझ पा रहे। तो ये जो हमारी बेचारगी हुई ना कि हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वो तो चैलेंज है। वो कहाँ से बेचारे हो गए, वो तो आई दुनिया में इसी तरह है, तो उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। इस लफ्ज बेचारे से मुझे याद आया सलीम कि हम जब किसी ऐसे को भी देखते हैं ना जो नॉर्मल है, यानी जहनी तौर पे भी, और लेकिन जिस्मानी तौर पे वो किसी कमी का शिकार हो गए, मिसाल के तौर पे बर्स हो गया उनको, या मिसाल के तौर पे जल गए, ऐसे कोई एक्सीडेंटली उनके साथ कुछ हो गया, हम आम तौर पे उनके लिए भी लफ्ज बेचारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि हम कहीं बैठे हुए थे और एक बच्चा ऐसा था, उसके लिए किसी ने कहा बेचारा, तो उस वक्त मेरे पास और बच्चे भी बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा इनके जहन में, इन बच्चों के जहन में गया कि खुदा ना खास्ता इनके यहाँ ऐसा बच्चा हो, या कभी ये ऐसे प्रोसेस से गुजर जाए कि उनको ये हो जाए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, और इनडायरेक्टली हम उनके जहन में ये डाल रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता हादसाती तौर पे आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप भी बेचारे हो जाएंगे। जबकि उनको हमें अपने माशरे में अकोमोडेट करना चाहिए, और फिर उनकी बुली करना, स्कूल में हमें बड़ों को नहीं तमीज है तो जाहिर है तो बच्चे भी उस चीज का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने की। लफ्ज बेचारा तो बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। इवन लोग तो उन पेरेंट्स को भी बेचारे कह रहे होते हैं जिनके बच्चों के साथ चैलेंजेस होते हैं, जबकि समझने की बात यह है कि आप और मैं कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि अल्लाह ने किसके नसीब में क्या चीज क्यों लिखी है। तो हम जो है ना वो ये पाते हैं कि हम सब दूसरों की चीजों के सबसे अच्छे जज हैं और अपनी गलतियों के सबसे बड़े वकील हैं। तो हम हमारा माशरा जो है ना वो इसी पे चल रहा है बिल्कुल, जिसका मैं बहुत ज्यादा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर जो जैसे अभी आपने एग्जांपल दी कि किसी के साथ कोई हादसा भी किसी भी वक्त हो सकता है जो उसको उसकी फिजिकल कंडीशन में कोई ना कोई चेंज ले आए। जैसे वो मुनीबा मजारी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो अभी रहते हैं, तो उनकी लाइफ क्या से क्या चेंज हुई, उन्होंने उसको फिर भी एज अ मोटिवेशन आगे जारी रखा हुआ है माशाल्लाह। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हमारी इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, और हमें समझने की जरूरत होती है कि अल्लाह ने के रीजंस हैं इन सब में से कुछ ना कुछ हमें समझाने के लिए, जो हम शायद समझने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये बाज़ औक़ात ये भी एक मिथ है या बाकी इसमें हकीकत है कि ये जो हमारे ख़ानदानों में शादियां होती हैं, क्या ये भी एक वजह बन सकती है इस तरह के बच्चों में प्रॉब्लम्स आने की? देखिए इसमें 100 सकती है इस तरह के बच्चों में प्रॉब्लम्स आने की। देखिए इसमें 100% तो नहीं कहा जा सकता कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड है मेडिकली, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे थैलेसीमिया की बात हम करते हैं कि अगर 2 माइनर थैलेसीमिया होंगे तो मेजर थैलेसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सिलसिले में ज़रूर ये ज़रूरी है कि शादी से पहले अगर दोनों का ब्लड टेस्ट कर लिया जाए तो वो आगे के लिए हम बच्चों की लाइफ सेफ्टी पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, जैसे बाज़ फैमिलीज़ में ऐसा हुआ है कि वो मतलब जनरेशन टू
जनरेशन 6-7 जनरेशन से सेम ब्लड चलता है। जब वो ऐसे चलता है तो वो एक खास बीमारी डेवलप कर लेता है, जिसमें जैसे मैं जानती हूँ एक फैमिली को जहाँ पे उनके यहाँ नॉर्मल है कि हर फैमिली में एक बच्चा है जिसको फिट्स का प्रॉब्लम आता है, उसको पैदाइशी तौर पर फिट्स आते हैं, और फिर वो कोई भी कंडीशन उसकी, वो किसी मेडिकल डिफरेंट नेम्स हैं जो हम उनको दे सकते हैं। किसी बच्चे की कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती है, किसी की कोई चल नहीं पा रहा होता, कोई बोल नहीं पा रहा होता, लेकिन वो बहुत कॉमन है उस फैमिली में, और उनको पता है, उनको डॉक्टर्स ने भी ये बात एडवाइस की है कि आप इस बात, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम फैमिलीज में शादियां करेंगे तो वो फिर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो इस सिलसिले में भी अवेयरनेस पे काम करने की जरूरत है। कुछ डाउन सिंड्रोम के लिए लोग समझते हैं कि वो जेनेटिक है, जबकि डाउन सिंड्रोम बिल्कुल जेनेटिक नहीं है। ये एक अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा होता है कि जब 42nd क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो रहा होता है तो वो 2 के बजाय 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है कि आप, ये हमारे और आपके अख्तियार में तो नहीं, बच्चे का पूरा जो प्रोसेस है वो कितना अल्लाह पाक की उसमें वो हिकमत पोशीदा है, वो हमारे समझने से भी बाहर है कि हम किस तरह से उसे एक्सप्लेन करें। तो वो जो 42nd क्रोमोसोम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है जब वो बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है। अब इसका कोई ताल्लुक जीन से नहीं होता। एक बच्चा अगर आपका डाउन सिंड्रोम है तो उसके बाद बाकी बच्चे बिल्कुल नॉर्मल भी होते हैं। ऐसी बहुत सी फैमिलीज मौजूद हैं जिनके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो हर केस में वैरी करता है। ऑटिज्म में भी ऐसा ही है कि एक बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो बाकी बच्चे बिल्कुल ठीक है। लेकिन हियरिंग में, जैसे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मुझे डॉक्टर ने बात कही थी कि मेरे केस में भी यही हुआ कि हम 3 जनरेशन से हमारा फैमिली चल रहा था सिलसिला। तो डॉक्टर ने हमें बात कही थी कि हमारे बहुत चांसेस ज्यादा हैं कि बच्चों के साथ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये केस टू केस वैरी करता है। मेरा नाम नुसरत है और मेरी बेटी है हमना, तकरीबन 28 साल की हो गई है माशाल्लाह। जब वो पैदा हुई थी तो वो ब्लू बेबी थी, तो उसके बाद हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर को भी दिखाया, उसने कहा वीक है बहुत, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती रहेगी। लेकिन जब 3-4 साल की हो गई तब मुझे पता चला कि नहीं, ये वीक नहीं है, इसमें मेंटली मसला है। तो उसके बाद पहले तो वो 1-2 साल तो खुद को ये समझाना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरे माशाल्लाह बाकी तीनों बच्चे नॉर्मल हैं, मेरे आसपास सारे बच्चे नॉर्मल थे, हमारे खानदान में कोई ऐसा बच्चा नहीं था। तो ये सब अपने आप को समझाना, इसमें थोड़ा टाइम लगा। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ इन बच्चों पे काम हो रहा है, तो वो लाहौर में एक इदारा है अमीन मकतब, मैं हमना को वहाँ लेके गई और वहाँ उन्होंने इसको मुझे बताया कि इसकी कैसी ट्रेनिंग करनी है। उन्होंने हमना की भी ट्रेनिंग की और उन्होंने मुझे भी बताया कि मैं किस तरह इसको ट्रेन कर सकती हूँ। तो एक एक चीज सिखाने में कई महीने लगते थे कि आप बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह खाना खाना है या अपने कपड़े कैसे पहनने हैं। तो वहाँ इसकी ट्रेनिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारी चीजें ये खुद कर लेती है। लेकिन अब मुझे मसला ये होता है कि मुझे परेशानी इस बात की है कि ये बच्चे जब छोटी एज के होते हैं, इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, इनके फिजियोथेरेपी के, स्पीच थेरेपी के, सब चीज़ों के इदारे हैं। लेकिन जब ये 20-21 के होते हैं तो हमारे यहाँ इदारे बहुत कम हो जाते हैं, जहाँ इनकी दिलचस्पी का सामान कम होता है। क्योंकि ज़ाहिर छोटे बच्चे अलग, उनकी दिलचस्पी होती है, बड़े बच्चों की अलग हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ इन सब चीज़ बिजी रखने के लिए, इनको बिजी रखने के लिए हमारे पास ऐसे इदारे बहुत कम हैं। ऐसे हमें काम करना चाहिए इन बच्चों के लिए, जहाँ ये जाके अपने आप को बिजी रखें और ये वहाँ पे खुश रहें। हमने माशाल्लाह सीढ़ियाँ खुद से इंडिपेंडेंटली उतर भी जाती है, चढ़ भी जाती है, खाना खा लेती है खुद से, वॉशरूम में माशाल्लाह चली जाती है और भी अपने घर के छोटे मोटे काम कर लेती है जो उसकी दिलचस्पी के होते हैं। जैसे चाय बनाने का शौक है तो चाय का पानी रखना, बर्तन धो लेना चाय के, और इस तरह के काफी काम कर लेती है। अपने कपड़े तय कर लेना, नहा लेना, तो ये हम अल्लाह का शुक्र है कर लेती है। बेटे का नाम इरबाज है और वो माशाल्लाह 20 साल के हो गए हैं। तो वो पैदाइशी तौर पे हेयरिंग लॉस, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ पैदा हुए थे और हमारे साथ बस हम ये इसको अपनी लक के हैं कि हमने इसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था। तो हम 4 महीने का ही था इरबाज जब हमने इसको हेयरिंग एड लगा दी थी। तो बहुत चैलेंजिंग था वो, बहुत लिहाज से लेकिन हमारे लिए ये फ़ायदेमंद हुआ कि वो यूज्ड टू हो गया उसके, और अब उसको ना अपना आप अजीब नहीं लगता लोगों के बीच में कि अगर वो हेयरिंग एड्स के साथ जाता है तो वो इतना यूज्ड टू है इस चीज़ के कि उसको आदत पड़ चुकी है, तो वो उसको उससे इरिटेट नहीं होता।
बाकी माशाल्लाह मैंने शुरू के 7 इयर्स कोशिश की कि मैं उसको नॉर्मल स्कूलिंग कराऊं, तो मैंने उस मुख्तलिफ नॉर्मल स्कूल्स में ऑप्शन दिया। आज से 20 साल पहले की बात है, तो उस वक्त इतने स्कूल्स नहीं थे कराची में जो एक्सेप्ट करते थे। अब तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है। तो स्कूल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैंने 7 इयर्स में शायद 5 या 6 स्कूल्स बदले, लेकिन प्रॉब्लम्स आते रहे हर जगह। तो फिर मुझे स्पेशल स्कूल की तरफ जाना पड़ा। फिर मैंने इसको ग्रेड 3 में एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन कराया था। अब ये लास्ट ईयर वहाँ से इंटर करके माशाल्लाह से फारिग निकले हैं। अब इंशाल्लाह आगे ग्रेजुएशन का, कंप्यूटर्स में इनका बहुत इंटरेस्ट है, तो आगे प्लान यही है कि इनको कंप्यूटर्स के हवाले से कोर्सेज करा के इनको किसी करियर की तरफ लेके जाया जाए इंशाल्लाह ताला। ये माशाल्लाह अभी इन्होंने रिसेंटली ड्राइविंग भी सीख ली है, और इस सिलसिले में भी मैं चाहूँगी कि लोगों के शायद ये मिसकंसेप्शन है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड ड्राइव नहीं कर सकते। सारी दुनिया में ड्राइव करते हैं, इनको लाइसेंसेस इशू होते हैं। इवन पाकिस्तान में भी सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनको लाइसेंस इशू किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी पेपर्स पे होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती, तो इशू नहीं हो रहे होते। तो लेकिन माशाल्लाह वो प्रॉपर ड्राइव करता है। इसके अलावा अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली कर लेता है, मनी हैंडलिंग कर लेता है, ग्रोसरी कर लेता है, बाकी घर के कामों में बहुत हेल्पफुल है। टीचर्स माशाल्लाह इनसे बहुत खुश रहे, बहुत कोऑपरेटिव हैं हर चीज़ में, हार्ड वर्किंग है। तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि जो मेरी एफर्ट थी, जो मैंने 20 साल इन्वेस्ट किए, और मैंने इस सिलसिले में अपने करियर को मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल लेके चलना और एज अ मदर दोनों रोल्स को साथ लेके चलना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन मैंने हमेशा मदर के रोल को इसलिए प्रायोरिटाइज किया क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर एज अ प्रोफेशनल किसी जगह से एब्सेंट होते हैं तो वहां पे तो कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर लेगा, लेकिन घर के अंदर अगर आपकी जरूरत है और आप मौजूद नहीं है तो वहां पे आपकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो मैंने हमेशा इस तरह से काम किया कि मैंने 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट करके फिर मैं उनको रिन्यू जब करती थी जब मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम है। अगर मुझे लगता था कि मुझे घर पे जरूरत है उसको टाइम देने की, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती थी। 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है एक्सक्लूजन, फिर होता है सेग्रीगेशन, फिर इंटीग्रेशन और फिर इंक्लूजन। तो मेरा तो इंक्लूजन वाला काम है जिस पे मैं काम करूँ। लेकिन अभी हम आपके क्वेश्चन के हवाले से जो मैं कहूँगी, तो हमें एक्सक्लूजन पे काम करने की जरूरत है कि हम तो क्या करें कि हम इन बच्चों को एक्सक्लूड कर रहे हैं माशरे से, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकालने पे तैयार हैं। इवन वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो पढ़े लिखी फैमिलीज हैं, जिनके यहाँ सब कुछ सारी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, वो भी ये करते हैं कि घर के अंदर तो उस बच्चे को कमरे में सारी दुनिया की आसाइशें फराहम कर दी, लेकिन उस कमरे से बाहर आना उसके लिए अलाउड नहीं होता कि वो घर के लोगों के साथ भी गेस्ट के सामने आ सके, या वो बाहर तो जाना फिर बहुत बात की बात हो मैं यहाँ पे आपकी फिर कतई कलामी करूंगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो माशाल्लाह बहुत अच्छे वेल ऑफ होते हैं, लेकिन वो फिर भी ये सोचते हैं, उनकी ये मेंटालिटी होती है कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं हम उन पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन ये वाले बच्चे जो खुद डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर, हम इन पे कुछ भी पैसा लगाएं तो ये हमें कोई वापस तो नहीं मिल सकता। हालांकि मेरे जहन में तो ये बात है कि अल्लाह के हाथ सवाल हमसे इन सारी औलादों का होगा। यहाँ तक है दीन इस्लाम ने कि आपने इसे घोड़ा दिया तो इसे भी घोड़ा दीजिए, और कहा कि आप एक अपने उन बच्चों को जिनको हम ज्यादा शायद ना भी देखें तो भी वो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जो ज्यादा हकदार है हमारे तवज्जो के, हम उनको निगलेक्ट कर देते। तो ये अल्लाह के यहाँ भी एक पकड़ की बात। और देखिए ना, इस बात की गारंटी तो कोई नहीं है कि हमारा एक जो बहुत अच्छा बच्चा, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो भी आगे चल के वो रिजल्ट दे पाएगा। कुछ भी हो सकता है कि वो लाइफ में उस तरह एक्सेल ना कर पाए जिस तरह से हम एक्सपेक्टेशन, या शायद माँ बाप के उस पर ही पूरा ना उतरे। जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज आपको जो है वो आप किसी चीज की गारंटी तो नहीं कर सकते हैं। और इन बच्चों पे इन्वेस्ट करना उतना ही जितना आप बाकी बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे ज्यादा नहीं कर सकते तो उतना टाइम, उतनी एनर्जी, अगर पैसे के हवाले से भी चलो आप कहते हैं कि वो रिटर्न में उतना आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रिटर्न नहीं देगी, तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत तो वो डिजर्विंग है कि आप उनको उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आप अगर बाहर जा रहे हैं तो वो बच्चा भी बाहर जाएगा। अगर आप मतलब एक्सपोजर उसको वैसा ही मिले जैसे बाकी बच्चों को मिल रहा है, और वंस आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप फाइनेंशियली भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि रिटर्न जो है वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं होता। अगर वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया लाइफ में तो उससे बड़ा रिटर्न क्या हो सकता है कि आपने एक ऐसे बच्चे को एक माशरे का एक ऐसा फर्द बना दिया जो प्रोडक्टिव हो गया, बजाय इसके कि वो माशरे पे बोझ बनता, वो एक प्रोडक्टिव मेंबर हो गया, वो अपने काम खुद कर रहा है। जैसे हमना की एग्जांपल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी मेहनत की तो आज वो इस काबिल तो है कि वो अपनी लाइफ खुद
मैनेज कर सकती है। सेकंड स्टेप सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन ये होता है कि जैसे हम जैसे शादियों में देखते हैं कि सेग्रीगेशन होती है, हमारे यहाँ मर्द और औरतों के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इसी तरह से सेग्रीगेशन ये है कि इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं और नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल्स होते हैं। ये भी अब आउटडेटेड है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ कॉमन है। थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन होता है। जो इंटीग्रेशन सेग्रीगेशन है इसका मतलब ये है कि हमारी टीचर्स उस बच्चे के साथी और फैमिलीज वाले इस बात को पसंद नहीं करते कि इन लोगों को भी अपने साथ इंटीग्रेट करके चला जाए, इनकलकेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहते, इनको अपने जैसा नहीं समझना चाहते और ये समझते हैं कि ये इनकी वजह से हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। आप यकीन करें, मैं इस बात पे बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगी कि बच्चे जो है ना वो एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं होते। मैंने बड़े बड़े स्कूल्स में काम किया है जो माशाल्लाह कराची के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं। वहां पे जब मैं एक चैलेंज बच्चे के साथ काम कर रही होती थी, क्लास के बाकी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होते थे, वो आगे बढ़ बढ़ के खुद आते थे हेल्प, मुझे कहना नहीं पड़ता था। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस बच्ची के पेरेंट्स ने स्कूल को कंप्लेन कर दी कि मेरी बच्ची को रिसेस में इस बच्चे की वजह से लेट होना पड़ता है। तो मतलब हम एज पेरेंट्स जो है ना ये समझने पर तैयार नहीं है। एज पेरेंट के बजाय तो हम शायद एज अ ह्यूमन ये समझने को तैयार नहीं है कि ये बच्चे हमारी मोहब्बत के, हमारी तवज्जो के मुस्तहिक है और इसके अंदर यकीनन बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। आप देखिए, आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आप एक बच्चे की हेल्प करना उसे सिखा रहे हैं, या हेल्प भी नहीं कहना चाहिए, उसको इंसान के तौर पर ट्रीट करना सिखा रहे हैं। हेल्प तो ना हो ये कि अगर वो जैसे वो किसी और फ्रेंड का वेट करती है ऐसे उसने उसका वेट कर लिया, तो उसमें इतना इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने अगर बच्चे को सिखाने की तुमसे कमतर है, तुम्हें इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से तुम पीछे हो जाओगी, तुम्हारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो बच्चे नहीं होते ऐसे। बच्चों के जहनों में चीजें डाली जाती हैं जिसके लिए हमें पेरेंट्स पे काम करने की बहुत जरूरत है कि हम पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करेंगे, बड़ों का माइंडसेट, तो हम सेग्रीगेशन से निकलेंगे, तो हम इंटीग्रेशन पे आएंगे। इंटीग्रेशन ये चीज है कि हमने एक नॉर्मल स्कूल लिया, नॉर्मल स्कूल में हम सारा वक्त इन बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में नहीं रख सकते, तो हमने उनके लिए एक हॉल फिक्स कर दिया जहां वो होते हैं, उनके अलग प्लान पे काम हो रहा होता है। जहां जहां हम उन बच्चों को नॉर्मल के साथ जैसे पीटी क्लास में हम ला सकते हैं और कोई क्रिएशनल क्लास में ला सकते हैं, कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड है, कोई बच्चा किसी, तो वो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है कि हमने एक नॉर्मल एनवायरनमेंट भी थोड़ा थोड़ा दे दिया उनको और बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होने से बचा लिया। ये मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन में हम इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इंक्लूजन बहुत बात की चीज है। इंक्लूजन वो है जिस पर बड़े बड़े स्कूल्स ने काम भी किया और फिर वो पीछे हट गया। स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत से स्कूल्स ने अपनी पॉलिसी बदल ली, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करने पर तैयार ही नहीं, और ऑब्वियसली कमर्शियल बेस्ड स्कूल्स चलते हैं, वो पेरेंट्स की एडवाइस को फॉलो करते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे निकालना शुरू कर देंगे इस वजह से कि आपने इन बच्चों को क्यों लिया, तो वो स्कूल वाले ऑब्वियसली इस बात को प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम कोई दुनिया में बड़ा बड़ा काम नहीं भी कर सकते, तो छोटे छोटे भी ऐसे काम हैं कि जो अल्लाह की नजर में बहुत बड़े बड़े हैं। हम बचपन से ऐसी नज़में पढ़ते और सुनते आए हैं कि, और अल्लाह ताला के कुरान में भी और ऐसी बातों में भी कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तो इस दुनिया में खास कर वो जो कुछ कमी के शिकार लोग हैं, उन लोगों के ऊपर तवज्जो देना, उनसे मोहब्बत करना, या यूं कह लीजिए कि वो लोग चैलेंज बच्चे जो हैं या चैलेंज लोग जो हैं, उनकी खातिर थोड़ा अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी मदद करना, ये एक इंसानियत है। और हमारी कम्युनिटी में इस अवेयरनेस की बहुत शदीद ज़रूरत है। हम देखते हैं कि और दीगर कम्युनिटी में तो फिर भी अवेयरनेस है सभी, लेकिन हमारी कम्युनिटी में अब इसकी मज़ीद बहुत ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे सेशन चलते रहेंगे। इन सेशन में हम ये चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले सब लोग अवेयर हों इन चीज़ों से जो इस वक्त हमारे माशरे का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सेशन यहाँ पे भी होंगे जिस जगह हम बैठे हैं, ये दादा भाई टाउन में शमसी हॉस्पिटल है, जिसमें हमने यहाँ पर एक काउंसलिंग का शोबा भी कायम किया है, और उसके साथ साथ हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किया करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी मालूमात होंगी, और ख़ास कर इस तरह की वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आखिर में हम जो मैसेज देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी ये कोशिशें
कुछ अल्लाह के बंदों के हक में बहुत मज़बत साबित होंगे इंशाअल्लाह। और हम ज़रूर बिल ज़रूर अल्लाह ताला के रहम के और अल्लाह ताला की फॉरगिवनेस के ज़रूर मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला हम पे भी रहम फरमाए, आप पे भी, और ख़ास कर उन वालिदैन के ऊपर जिनको ये चैलेंजेस का सामना है। और यकीनन ये वालिदैन जो यहाँ पे मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनको अल्लाह ताला ने ऐसी आजमाइश में डाला तो ये जो ख़वातीन हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो ऐसे बच्चों की माएँ हैं, इनका करेज देखकर, इनकी बहादुरी देखकर 20 साल आसान नहीं होते। तो 20-20, 28-28 साल से ये अपने इस मिशन में लगी हुई हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश के ऊपर पूरी उतर रही हैं। और ना सिर्फ ये कि खुद उतर रही हैं, बल्कि देखिए आज बड़े करेज के साथ आपके सामने बैठी हैं। और आप लोग जानते हैं, लोग ऐसी बातों को छुपाते हैं, लेकिन जब ये हमारी कोई कमजोरी ही नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। ये बड़ी हौसलेमंद खवातीन है, इनके इन हौसलों से हमें सीखना है। और यकीनन इनके ये हौसले उन तमाम माओं के लिए भी बहुत मुशर्रह होंगे जो इस वक्त ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। तो ना शर्माने की बात है, ना घबराने की बात है, ना ही गिल्टी फील करने की बात है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से चैलेंज है जो हमें और आप सबको मिला है। और हमें इन तमाम आजमाइशों में पूरा उतरना होगा खुश असलूबी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह आगाही प्रोग्राम पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सबीन, अस्सलाम वालेकुम।